करेंगे। आज हम जानेंगे कर्नाटक की सियासत के दो रुख। जी हां, बीएस येदियुरप्पा ने आज कर्नाटक के सीएम के ओहदे से अपना इस्तीफा दे दिया। आज ही कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के 2 साल पूरे हुए। आज ही येदियुरप्पा ने गवर्नर थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा भी सौंपा और इस्तीफे का ऐलान करते ही बेहद जज्बाती भी नजर आए येदियुरप्पा। नए वज़ीर आला के नाम का ऐलान हालांकि कब होगा इस बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तजुब्जुब भी बरकरार है, कई नाम हैं, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के कदावर लीडर लिंगायत तबके पर इनकी काफी अच्छी पकड़ भी रही है। क्या कुछ अब बीजेपी के आगे चैलेंजेस रहेंगे, इसी के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस का भी हम यहां पर आपके सामने रुख रखना चाहेंगे, क्योंकि एक जमाने में हमने देखा है कि कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी के तौर पर वहां उभरी थी, उसको भी लिंगायत तबके की वजह से ही कहीं ना कहीं खमियाजा इसका भुगतना पड़ा था। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज की हमारे ये खास प्रोग्राम है, खास पेशकश है। चलिए शुरुआत करेंगे अपने दोनों खास मेहमानों से। आपका हम तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सैयद यासिर जिलानी साहब। जिलानी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे आपका अपने खास प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिजेश कलप्पा जी, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस से। ब्रिजेश जी, बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। शुरुआत हम सैयद यासिर जिलानी साहब से ही करना चाहेंगे। जिलानी साहब, जिस तरह से हम देख रहे थे, कई दिनों से खबरें भी गश्त कर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कर्नाटक की ये राह आसान हरगिज नहीं होगी। क्या कुछ आपका इस पर कहना है? नहीं, देखिए, ये एक बिल्कुल जो हमारी संगठनात्मक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें येदियुरप्पा जी की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि एक एज भी उनकी ज्यादा हो गई थी और थोड़ा अस्वस्थ भी रहे हैं पीछे। इस तरह की बात आई तो उन्होंने एक पेशकश करी सामने कि अब एक जो नई जनरेशन है उसका कोई वहां पे नेता आए, मुख्यमंत्री आए। तो ये एक संगठनात्मक प्रक्रिया होती है बदलाव के लिए, और बेहद अच्छे माहौल में। देखिए, हर तरीके की बात आती, मीडिया में तो तरह तरह की बातें आती हैं और वो लोग बातें और अफवाहें फैलाते हैं जिनके पास कोई खबर नहीं होती है, विपक्ष के लोग। एक पूरी प्रक्रिया सब बैठेंगे और जो आलाकमान है वो नाम को भी तय करेगा। अगली जो रणनीति तैयार होगी उसमें किसको नेता बनाना है, कौन वहां का वजीर आला बनेगा, ये सब के सब चीजों को हमारी नेता जो हैं वो उस प्रक्रिया में भाग लेंगे। ऑब्जर्वर तय ऑलमोस्ट हो चुके हैं, उनको अभी बता दिया जाएगा। फिर वहां के एमएलए साथ बैठेंगे, वहां का संगठन बैठेगा और एक नए मुख्यमंत्री का अनाउंस हो जाएगा। और जहां तक हमारे येदियुरप्पा साहब का सवाल है, वो बेहद सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उन्होंने जब बयान दिया, जिस वक्त वो राज्यपाल महोदय के राजभवन से निकले थे और प्रेस के साथ जब वो उन्होंने अपने वार्तालाप किया और जो बयान दिए, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं आगे भी सक्रिय रहूंगा और हमारी जो नई पीढ़ी के लोग आएंगे उनका मार्गदर्शन देंगे और इस तरह से कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। उन्होंने बेहद शानदार 2 साल बेहद अच्छा कार्य किया है और आगे की जो साल बचे चलिए, ये तो खैर आपका नजरिया है, आपका रुख है कि बेहद शानदार उन्होंने वहां पर काम किया है। हमारे साथ ब्रिजेश कलप्पा जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस से हैं। ब्रिजेश जी, लगातार हमने देखा कि कोरोना का जो दौर रहा, कोरोना काल में लगातार कांग्रेस वहां पर एज ए अपोजिशन ये कहती रही कि काम नहीं हुआ है। अगर हम फ्लड का मसला लें, लोग जो थे कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहे, इस पर भी लगातार वहां पर कांग्रेस जो है वो घेरती नजर आई है जो वहां की रियासती हुकूमत थी। अभी आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, पहली बात है हिना जी कि जो येदियुरप्पा सरकार ने जो बनाया था 2019 में, वो सरकार जो है वो चोरी से बना था, क्योंकि 2018 में बेशक हमको पूरा बहुमत नहीं मिला था। 2018 में हमको खाली 80 एमएलए मिले थे, लेकिन हमने जेडीएस के साथ हाथ जोड़ करके हमने उनके साथ एक सरकार, मजबूत सरकार दिया था। तो उस समय जो है येदियुरप्पा साहब ने हमारे से वो मैंडेट छीन लिए। 17 हमारे विधायक को उन्होंने खरीद करके उनको तुरंत जो है उनको मंत्री बना करके उनको उसी वजह से उनका सरकार बना।
उनको आप सोच लीजिएगा 50-50 करोड़ भी पकड़ाया है और उनको एक दो जितवाया है। जो एमएलए मेरे ख्याल से सिर्फ 2 हारे थे, बाकी सबको जितवाया है। ये सब जो है येडियुरप्पा साहब ने किया था। और दूसरी बात है कि कोरोना काल में उन्होंने जो कांड किया हुआ है, वो अभी तक लोग उनको जो है वो सोचते हैं कि भाई जैसे एक तो बेड नहीं था, एक तो जो ऑक्सीजन नहीं था और ये आईसीयू बेड नहीं था। उसके बावजूद जब वो बेड्स खरीदने गए, जो आईसीयू बेड्स खरीदने गए, तो आप सोच लीजिएगा कि एक आईसीयू का यूनिट जो है वो 4-5 लाख में मिलता है, लेकिन उन्होंने खरीदा 20-20 लाख में, यानी कि 4 बार मुनाफा। यानी जो करप्शन के चार्जेस लगातार लगते रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप उसको सही मानते हैं? एकदम, क्योंकि आज भी जो है अगर येडियुरप्पा साहब ने अच्छा सरकार दिया होता तो उनको हटाने का वो जरूरत क्या था? चलिए ठीक है, सैयद यासिर जिलानी साहब, कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है और हटाया गया है। कई बातें यहाँ पर उन्होंने रखी हैं, खरीदो फरोख्त की बात एक बार फिर से उन्होंने कही। देखिए, मुझे हिना बहुत ही हास्यास्पद जवाब मिला मेरे कांग्रेस के मित्र के द्वारा, और उन्होंने 50 करोड़ रुपए कोट भी कर दिया। अरे 50 करोड़ रुपए कहाँ, कैसे ट्रांजैक्शन हो सकता है भारत के अंदर आज के डेट में? ब्लैक मनी भी अगर आप कांग्रेस की ये रीति और रिवाज रही है हमेशा से, वो जोड़ तोड़ और पैसों से खरीद फरोख्त का जो कार्य रहा है वो कांग्रेस के जमाने में था, तो 50 करोड़ अगर आपने, मान लीजिए आप एक इस तरह की बात कहानी सामने लेके आ रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, तो आप क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं? आपके पास पुलिस नहीं है, आपके पास कोर्ट नहीं है, आप उनके खिलाफ गए क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराने के लिए? तो ये बात नहीं है। कोरोना के टाइम में जो बात कह रहे हैं, कोरोना में जो अचानक से सेकेंड लहर बेहद खतरनाक थी, बेहद जिसका किसी ने सोचा नहीं था, उसमें भी इन्होंने बेड की कॉस्ट बता दी। अब आप बताइए कि इनकी सोच ही है हर चीज में कॉस्ट बता देना कि एक बेड की कॉस्ट 8 लाख 10 लाख। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई। इस तरह से यहाँ पे ये यूपीए की सरकार है जिसमें हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं 7 साल में। कोई एक भी किसी भी मंत्री के ऊपर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। नहीं तो आप यासिर साहब, ये तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं येडियुरप्पा पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे हैं, लगातार कई बार ये बात होती रही है। और जिस तरह से बीजेपी की जो एक कार्यशैली रही है, बीजेपी जिस तरह से काम करती रही है, इन तमाम चीजों को भी कहीं ना कहीं संजीदगी से लेती है। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली का जब भी सफर रहा येडियुरप्पा का, कहीं ना कहीं उस पर बातचीत होती रही, उंगलियां उठती रही। नहीं, देखिए ये तो हमारे मीडिया बंधुओं के बीच में और विपक्ष के लोग कुछ अपने तरीके से एक इमारत को खड़ी कर लेते हैं झूठ का, और उसको किसके यहाँ ईडी की रेड पड़ी? इन्हीं के शिव कुमार के यहाँ पड़ी ना। और लोगों ने देखा कि किस तरीके से कैश और सारी चीजें सामने आई थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आज का पूरा उनका इस्तीफा उन्होंने दिया और एक नई पीढ़ी को वो अपनी विरासत देने जा रहे हैं, तो इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं देखनी चाहिए। और हमारे मित्र ने कहा कि कोरोना के टाइम कोरोना को भी इन्होंने इंक्लूड किया। वो हालात बहुत डिफरेंट थे, लेकिन उसमें भी सरकार ने अपने जनमानस, अपने कर्नाटक के लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने बेहद एफर्ट किया और कुछ तभी तो हालात सुधरे। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम उसी हालात पे आज खड़े होते तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती, लेकिन सरकारों ने, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि हालात सुधरे। ब्रजेश जी, उनका कहना है कि हालात सुधरे हैं, उन्होंने भी एफर्ट किया और काम किया। साथ ही साथ यासिर जिलानी साहब का ये भी कहना है कि ईडी की जो रेड पड़ी वो तो कांग्रेस के लीडर के वहां पर पड़ी। देखिए, इनको शायद पता नहीं होगा कि बैंगलोर में क्या हो रहा है। येडियुरप्पा साहब ने जो है, जब हमारा सरकार था उसी समय उनका टेलीफोन कॉन्वर्सेशन जो है वो बाहर निकला है। वो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन को आप जरा देख लेंगे। जो हमारा ये जो जेडीएस का एमएलए था उसको बाहर करने में उस समय का जो मुख्यमंत्री रहे, जो मिस्टर कुमारस्वामी थे, उन्होंने ही बयान ओपन किया था कि यही है कि भाई बातचीत में येडियुरप्पा साहब खुद कहते हैं कि देखिए आपको जो है 25-25 करोड़ जो है हम अभी फटाफट देंगे, एक। और दूसरी बात है कि चुनाव के लिए आपको दोबारा 25 करोड़ देंगे, ठीक है। और तीसरी बार है कि आपको जो
आप जो जीतेंगे उसके बाद आपको मंत्री बनाएंगे, ये येडियुरप्पा साहब का कहना है। उन्हीं का जो आवाज में आप चाहिए तो उसका टेलीफोनिक सीडी जो है आप निकाल के दे सकते हो। लेकिन अगर इस पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई कौन करेंगे? सीबीआई करेंगे। सीबीआई येडियुरप्पा साहब के खिलाफ करेंगे जब मोदी साहब वहां बैठे उनको रक्षा करने के लिए। दूसरी बात है कि ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ईडी की आज तक किसी बीजेपी के आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई किया हुआ है? अब बोल रहे हैं कि नहीं शिव कुमार जी के खिलाफ कार्रवाई हुआ। जरूर हुआ है, क्योंकि शिव कुमार जी जो है जब गुजरात का एमएलए यहाँ आए हुए थे तो बीजेपी उनका खरीद फरोख्त के लिए जो है आगे जो निकले थे उनको रोकने में शिव कुमार साहब आगे रहे, तो नेचुरली उनके खिलाफ ईडी का रेड पड़ेगा और सीबीआई का छापा पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा। लेकिन आज तक कोई बीजेपी का मेंबर के खिलाफ सीबीआई या ईडी का कोई छापा पड़ा हुआ है? आपने कभी सुना है? गलती से भी सुना? लगातार जारी रहेगी। सईद यासिर जिलानी साहब, कॉम्प्लेक्स कास्ट पॉलिटिक्स ये यकीनन हम जो कर्नाटका है वहां पर देखते हैं, क्या ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा? तमाम जो भी पार्टियां जो राजनीति कर रही हैं वो अपने उस सूबे का ध्यान रखती हैं कि वहां पे इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है, तो उस समीकरण का, उस ज्योग्राफिकल सिचुएशन का, वहां के लोगों के अनुपात का कि किस समुदाय से कितने लोग कहां से हैं, कैसे आते हैं और अभी तक की राजनीति परिवेश क्या रही है, लोगों का रुझान किसकी तरफ रहा है, उसका ध्यान जरूर रखा जाएगा। इसमें तो किसी तरह की कोई बात ही नहीं है और ये सारी पार्टियां करती हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई अलग से कोई सिचुएशन है, लेकिन ये है कि कोई टफ जो आप कह रही हैं कि बहुत टफ सिचुएशन सामने आ रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है। मेरे मित्र ने फिर कहा कि कोई सीबीआई और कोई ईडी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेगी क्या? तो कोई भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का बेईमान आदमी अगर सामने आया है तो आप लाइए, किसी ने घोटाला किया है तो आप सामने लाइए, किसी ने कोई गबन किया है तो आप सामने लाइए। आप लाते नहीं है, आप अपने रूम में बैठे होते हैं और रूम से अगर निकलेंगे भी तो ट्रैक्टर पे बैठ के कभी जी इसका फौरी तौर पर जवाब चाहेंगे। जब आप लोगों को पता रहता है तो सामने क्यों नहीं लाते हैं, सिर्फ इल्जाम क्यों? उससे आपका क्या आप आपके मैं अभी आपके सामने एक इल्जाम रखता हूँ। जाते हैं अमेठी, खुद की सीट चुनाव हार जाते हैं। आप चलिए उनकी बात सुन लेते हैं, शायद वो कोई नाम यही बता दें। ठीक है, अब देख लीजिएगा। शशिकला जोल्ले जो है वो अभी मंत्री है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का। ठीक है, उनको किसी ने कांटेक्ट किया था कि हमको सरकार को अंडे बेचनी है, अंडे। ठीक है, उनका बातचीत और उनका बैंक ट्रांजैक्शंस भी सामने आया हुआ है। शशिकला जोल्ले कहती है, मंत्री जो है वो कहती है हाँ हम आपका अंडा ले लेंगे लेकिन आप हमको महीने का 1 करोड़ रुपए देंगे। आप पता कर लीजिएगा, आप YouTube में भी देख लीजिएगा, सारे अखबार में आया हुआ है, सारे टीवी चैनलों में आया हुआ है। लेकिन उनपे कोई कार्रवाई होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो भी देखिए मुकुल रॉय जो है वो जब टीएमसी में थे वो 100% करप्ट थे, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए। वो एकदम गंगा नदी से उनको नहला गया था। उसके बाद वो इतने परिशुद्ध हो गए कि उनके खिलाफ कोई आंच भी नहीं आने दिया बीजेपी ने। अब जो है जो वापिस गए हैं अब दोबारा उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है ब्रिजेश जी, यहाँ पर बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे, पिछला जो भी रहा है दौर येडियुरप्पा का, क्या कांग्रेस को ये लगता है कि उन्होंने वाकई में कुछ नहीं किया या फिर सिर्फ चंद मामलों में वो फेलियर रहे? हर चीज में फेलियर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोरोना भी है, साथ साथ जो है हेवी फ्लडिंग भी है पूरे राज्य में, और हर जगह से यानी कि लोगों को जो है बहुत दिक्कतें हैं। और इस समय में जैसे मुख्यमंत्री को बदलवाना जो है ये सही अहम वक्त नहीं है, हम मानते हैं उस चीज को, लेकिन बीजेपी जरा ये कह दे कि मुख्यमंत्री को बदल क्यों रहा है आजकल, क्योंकि कल ही तो नड्डा साहब ने बीजेपी का कहना है कि उन्होंने खुद ये इस्तीफा दिया है अपनी उम्र और बीमारी का नाम लेकर।
तो आज क्यों रोए सबके सामने? आज आप उन्होंने क्यों रोए? एक दूसरी बात है कि 25 को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पार्टी रखा था। उस समय जो है सारे एमएलए आएंगे और खाना खाएंगे, बहुत मजे का वो जो है पार्टी होगा। उसको कैंसिल क्यों किए? जो शिवमोगा में उनको जाना था ट्रिप पे, टूर पे, और वहां पे जो कामगारी देखना था उसको क्यों बंद कर दिए? देखिए, ऐसा है कि आज येडियुरप्पा साहब को जबरदस्ती भिजवा जा रहा है। क्यों भिजवाया जा रहा है अगर वो सही आदमी है? यासिर जिलानी साहब, लगातार कांग्रेस यही कह रही है कि कहीं ना कहीं जबरदस्ती ये इस्तीफा जो है वो दिलवाया गया है। और आपको भी याद होगा, लिंगायत तबके के मजहबी रहनुमाओं के साथ उनकी खास मुलाकात हुई है, वो फोटो भी लगातार बहुत कुछ कहते नजर आए हैं। देखिए, इसमें 2-3 पहलू है। अगर आप बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखेंगे तो पहले ही उन्होंने खुद ही आके कहा, राजभवन से जब वो आए निकल के, तो उन्होंने अपनी बात को रखी, सबने देखा। इमोशनल वो इसलिए हुए कि बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, और एक बड़े समय से भारतीय जनता पार्टी परिवार के वो एक छोटे से हिस्से से उन्होंने करियर की शुरुआत करी और राज्य के मुख्यमंत्री कई बार बने और हर पद पे रहे। तो जब आप उस वक्त आके अपने आप से अलग करते हो उस रेगुलर पॉलिटिकल सिस्टम से, तो आप अगर भारतीय संस्कृति और संस्कार आपके अंदर है तो आप जज्बाती हो जाते हैं और आपके आंखों से आंसू निकल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दुख से, क्योंकि कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है कुछ, कांग्रेस को अपने घर को मजबूत करने की जरूरत है, वो कर नहीं पा रही है। अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की जरूरत है, वो इकट्ठा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पूरे भारत में सिमटती जा रही है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने के तरीके पे प्रहार करने से उनका वोट बैंक तो ठीक नहीं होने जा रहा है। उनका वोट बैंक तो तभी बनेगा जब वो अपने कैडर को मजबूत करेंगे, मंडल, जिला और प्रदेश लेवल पे उसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो अपने गिरहबान में झांके, बहुत पुरानी हिंदुस्तान की पार्टी है, आज उसकी हालात ऐसी हो गई है कि उनके राज्यों में, कई राज्यों में खाते नहीं खुलते। बात भी है कि 2013 में भी यही येडियुरप्पा थे जो कि अलग हो गए थे। बाद में 2018 में उन्होंने बीजेपी में वापसी की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो मनाने रूठने का सिलसिला ये लगातार जारी ही रहा है, और अभी भी इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि वो एक कदावर लीडर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब जो भी नया नाम होगा, जिसका जल्द ही ऐलान भी हम सब देखेंगे, उसके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा वहां पर अपनी जमीन बनाना। देखिए हिना, बिल्कुल आप सही कह रही है, बेहद कद्दावर लीडर हैं, और जो नया आदमी आता है जिस भी राज्य में उसको हुकूमत दी जाती है तो उसको वक्त लगता है काम करने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे नंबर ऑफ जो फेसेस हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, कई बार के मिनिस्टर्स हैं, संगठन में उनको काम करने का एक्सपीरियंस है। उन्हीं में से कोई एक आदमी चुन के आएगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री जब वो बनेगा तो सकते हैं, क्योंकि आप भी पार्टी में काफी अरसे से काम कर रहे हैं, कुछ सुनगुन तो होगी आपको भी। नहीं, देखिए ये पूरा का पूरा जो मामला होता है, ये पूरा हमारी जो कर्नाटका की यूनिट है, वहाँ के एमएलए होंगे, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और उस प्रोसीजर को तय करेंगे। वहाँ से जो हाईकमांड जो चेहरा ऑब्जर्वर के तौर पे भेजेगा वो उनको बताया जाएगा, और वो हाईकमांड तक मैसेज जाएगा और फिर नाम तय हो जाएगा। आपके सामने कल तक नाम आ जाएगा, आप फिर बुलाएंगे, फिर उस पर हम चर्चा कर लेंगे कि वो आगे किस तरह का कार्य करेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि कर्नाटका की जनता या किसी भी राज्य में जहां पे सरकार चल रही है और केंद्र की सरकार, वो जनमानस के हित का कार्य करे। जनमानस को किसी तरह की अगर कोई समस्या होती है तो उस समस्या को कैसे दूर किया जाए, सरकार के साथ कैसे जो कार्यक्रम सरकार दे रही है, लगभग 1000 से ज्यादा जो प्रोग्राम्स हैं उसको जमीन पे कैसे क्रियान्वित किया जाए, कैसे उतारा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच और काम करने का तरीका है। ब्रिजेश जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कर्नाटक पर अगर हम नजर डालें, काफी सीनियर लीडर वहां पर मौजूद रहे हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं
कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो शायद अभी तक अपनी उतनी खास पहुंच नहीं रख पाई है, जबकि आपके पास कई बेहतरीन मौके आए थे। देखिए हिना जी, ऐसा है कि जब भी कोई बाय इलेक्शन होता है जी, उस बाय इलेक्शन में अक्सर सरकार के फेवर में ही जो है नतीजा निकलता है जी। इसलिए आप सोचते हो कि 17 बाय इलेक्शन उन्होंने जीत लिए तो इसकी वजह से जो है वो बीजेपी की तरफ हवा है, तो वो गलत होगा। क्योंकि जब हम सरकार में थे 2013 से 18 तक जो हमारे सारे बाय इलेक्शन जो है हम खुद भी जीते थे, तो इस वजह से बाय इलेक्शन जो है वो नॉन सीरियस इश्यू है। दूसरी बात यह है कि येडियुरप्पा साहब के जो निर्गमन है, जो उनका बाहर जाने का जो एक प्रक्रिया है, उसकी वजह से बीजेपी को काफी नुकसान होने वाली है। क्योंकि हमने भी एक लिंगायत समुदाय का जो एक चीफ मिनिस्टर को जो है कुछ 1989 में जो वीरेंद्र पाटिल साहब बने थे, वीरेंद्र पाटिल, उनको जो कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो है उनको स्ट्रोक हो गया था, वो एक बॉडी फंक्शन नहीं कर रहा था। उस वजह से जब कांग्रेस पार्टी ने उनका चेंज किया, तब जो है लिंगायत हमसे दूर हट गए। वही होने वाला है इस बार, और लिंगायत समुदाय जो है वो बीजेपी से दूर हो रहा है। और इसलिए कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अक्सर येडियुरप्पा साहब को ये जो है मुख्यमंत्री तो जरूर बनाते हैं और उनको आगे चलने के लिए मौका नहीं देते। अक्सर ये चौथी बार है कि जब भी मुख्यमंत्री साहब येडियुरप्पा साहब बने हैं, उनको पूरा टर्म दिया नहीं है अभी तक। इसी बात को यासिर जिलानी साहब खुद येडियुरप्पा ने कहा है कि पहले दिन से उनके लिए कई चैलेंजेस रहे हैं इस पद पर बने रहना। जहां तक वो इस ओहदे पर रहे हैं, कई चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया है। इसको किस तरह से लेंगे? देखिए हिना साहिबा, आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, हम लोग भी संगठन में काम करते हैं और बहुत ही नीचे से काम करते हुए आगे आते हैं। तो चैलेंजेस होते हैं, हमारे को काम दिए जाते हैं, अलग अलग राज्यों में काम दिए जाते हैं, वहां करना होता है, अपने राज्यों में काम करना होता है। और वो तो बहुत ही नीचे पायदान से होते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, जो निचले पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है। वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है एक राज्य के लिए, वो बने हैं। तो चैलेंजेस तो हर जगह है। आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपको काम करना होता है। और तो आज प्रोग्राम दो रुख में हमारे पास चूंकि अब टाइम नहीं है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हम बातचीत भी अपने खास मेहमानों से करते रहेंगे। सैयद यासिर जिलानी साहब और ब्रजेश कलप्पा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। और प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कर्नाटक की सियासत पर लगातार नजर बनी हुई है। आदाब।